बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। पार्ट टू में भी कुछ क्वेश्चंस हैं न्यू जनरेशन के। मैम, इज़ इट फेयर कि जब दूसरी साइड बच्चे या बच्ची की जो पसंद है वो बिल्कुल रीज़नेबल है, आपके क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है, लेकिन आप अप्रूव सिर्फ इसलिए नहीं करते कि आप चंद मजबूरियाँ वास्ते के देख लो कि इकलौती औलाद हो एट्सेट्रा, तो हम्म। क्या ये फेयर है? बच्चे ये पूछना चाहते हैं। बस एक्चुअली हम लोग जो है वो औलाद को एक अपना एसेट मानते हैं। समझते हैं। एग्जैक्टली एसेट है, हमारा सब कुछ है। और औलाद एक वाहिद ऐसा एक मतलब और भी बड़े लव्ड वंस हमारे जो करीबी रिश्तेदार हैं जिन पे हमें बड़ा मान होता है कि ये तो हमें नो कर ही नहीं सकते ना। फिर एक और चीज़ भी है जो कि विच इज़ जेन्युइन, वो ये कि मेरा अकलौता बच्चा है, अकलौती बच्ची है, या मैं इसके लिए बहन की बेटी लूँगी या भाई का बेटा लूँगी, ठीक है? रिश्तेदारों रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे हमारे, या मैं तो अपने भाई को नहीं छोड़ सकता ना, या बहन को नहीं छोड़ सकता। ऐसी वाली चीज़ें जो रेगुलर हम लाइफ़ में एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। और फिर पेरेंट्स में भी एट टाइम क्या इशू आता है कि एट टाइम अनफॉर्चुनेटली माँ बाप की आपस में नहीं बनती। तो जब उनकी नहीं बनती तो वो अगर बच्चे का इंटरेस्ट अपनी खाला की तरफ है तो बाप कहेगा उधर तो करना ही नहीं ननिहाल में। चचा की तरफ है तो माँ कहती है मैंने तो करना ही नहीं, नंद का बच्चा नहीं लेना, देवरानी का बच्चा लेना ही नहीं या बच्ची लेनी नहीं है। तो क्योंकि उनका पूरा ज़ोर अपनी औलाद के ऊपर होता है कि इसको तो मैंने पैदा किया, पाला-पोसा, पढ़ाया-लिखाया, ये सब कुछ तो यही तो है मेरे पास। ना तो मेरी शौहर पे चल रही है, ना मेरी ससुराल पे चली है, ना मेरी अपने घर पे चली है। तो ये चीज़ तो एक हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद है और एग्ज़िस्ट कर रही है, और अभी उसके बहुत सारे हमें डेली केसेस देखने को मिलते हैं। और आपका क्वेश्चन था फेयर है या ठीक है ये चीज़ें? डेफिनिटली दिस इज़ नॉट फेयर, क्योंकि ज़िंदगी किसी की पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है। किसी के साथ देखिए तभी तो हमारी जो है ना वो जो बहुत कामयाब शादियों का जो रेशियो बहुत कम है। क्योंकि और मैंने बहुत सारे ऐसे इनफिडेलिटी का आपने सुना है ना, बेवफ़ाई का बहुत एक आम चीज़ एक है, और इनफिडेलिटी इज़ काइंड ऑफ जिसे हम कहते हैं एक बुराई है। पसंद नहीं किया जाता, किसी भी फ़ोरम में हो, किसी भी फ़ॉर्म में हो, मतलब आपका बीइंग पेरेंट हो, आपका पेरेंट टू चाइल्ड, फ्रेंड्स के अंदर हो, आपके लवर्स के अंदर हो, इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, तो जो बेवफ़ाई है, बेवफ़ाई क्यों होती है ज़्यादातर? मैंने बहुत सारे, अब आई डोंट नो मुझे यहाँ पे कहना चाहिए इस चीज़ को इतना ओपन फोरम में, बट आई एक्सपीरियंस्ड थ्रू माय डिफरेंट क्लाइंट्स के मर्द कहते हैं जी हम इसलिए बाहर जो है वो रिलेशनशिप में है क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमारी मर्ज़ी से शादी नहीं की है। तो हमारी वो अटैचमेंट नहीं है। और बहुत सारी ख़वातीन जो हैं दे आर नॉट हैपीली मैरिड जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि दे आर नॉट हैप्पी विद देयर स्पाउसेस, क्योंकि दे वर नॉट विलिंग टू फॉर दिस रिलेशनशिप। तो लॉन्ग टर्म में ऐसे रिलेशनशिप्स बनाने का क्या फ़ायदा, जो कि उनके फिर उन्होंने खुश ही नहीं रहना और उनके बच्चों पे इफ़ेक्ट होगा, तो मैं तो इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। देखिए फिर आपके मतलब एक माशरती पहलू भी इसके अंदर है, बुराइयाँ बहुत सारी हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर जितनी बुराइयाँ हैं, उनकी कुछ रीज़न्स भी हैं। फिर नफ्सियाती, बीइंग थेरेपिस्ट अगर मैं साइकोलॉजिस्ट देखूँ तो नफ्सियाती कितने इसके बुरे असरात हैं कि आप हर वक़्त स्ट्रेस में रहते हैं, आप एन्जॉय नहीं करते, खुश नहीं रहते, मूड्स मैनेजमेंट आपकी जो है वो बहुत पुअर होती है। मूड स्विंग्स होते हैं आपके बहुत ज़्यादा, डिप्रेशन में बहुत सारे मर्दों हज़रात चले ख़वातीन चली जाती हैं। स्ट्रेस बहुत हाई रहता है, और जब ये सब कुछ रहेगा तो अब क्या पेरेंटिंग होगी आपकी? आपकी फिर जो लाइफ़ है उसका क्या मतलब आउटकम कुछ नहीं है उसके अंदर ना। तो ये चीज़ें जो हम इमोशनल ब्लैकमेलिंग हमारी सोसाइटी के अंदर होती है, बीइंग पेरेंट के मेरी इकलौती औलाद है। इकलौती औलाद औलाद का ये मसला नहीं है कि वो आपकी इकलौती है। आप 2-3 बच्चे पैदा कर लेते। आप 3-4 रखें, या अगर आपके ये प्रॉब्लम है कि आपके ससुराल में नहीं सुनेगी तो आपके बच्चों का मसला नहीं है, वो आपका मसला था, या आपका अपने मियाँ के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं था। तो वो आपका रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, उस वो आप अपने बच्चों पे उन ख़्वाहिशात को अप्लाई मत करें, या आप अपने बच्चों को मत उस चीज़ पे रिफ्लेक्ट करें और ना उनको एक ब कुर्बानी का बकरा बनाएँ, बलि चढ़ाएँ कि क्योंकि मैंने इतना कुछ सफ़र किया तो मैं अब ये नहीं चाहूँगी कि ये अपने ददियाल में शादी भी कर ले या ननिहाल में ये भी चला जाए। तो ये हम हमारा बीइंग पेरेंट या हमारे जितने एल्डर्स हैं उनके इश्यूज़ हैं, जो फिर वो आउटकम किससे चाह रहे होते हैं? बच्चों से चाह रहे होते हैं। तो दैट्स व्हिच इज़ वेरी रॉन्ग, दैट्स क्वाइट रॉन्ग।
और मैम इससे जब फोर्स्ड मैरिजेस की जाती हैं, अब एक लड़का या लड़की दूसरे के साथ निभा नहीं कर पा रहा, उसने बड़ी कोशिश की लेकिन निभा नहीं कर पा रहा और इवेंचुअली उनका वो रिलेशनशिप शादी का जो है ख़त्म हो जाता है। अब अपने बच्चे की ज़िंदगी में आप जिसको लेके आए थे वो तो एक विक्टिम बन गया, उसका तो फिर तीसरे बंदे का कोई कसूर नहीं होता ना, तो वो भी तो सफ़र करता है। तो हम ना सिर्फ़ अपने बच्चे की ज़िंदगी के साथ खेलते हैं, हम किसी के बच्चे की ज़िंदगी के साथ भी खेल रहे डेफ़िनेटली होते ना, हैं। ब बल्कि पूरी सोसाइटी के साथ खेल रहे होते हैं ना। मतलब अब हर कोई उठ के आप देखें ना, जनरल हमारी क्या डिस्कशन होती है कि माशरती बुराइयाँ बहुत बढ़ गई हैं। ये मुआशरा जो है ये बस ख़त्म होने को है। क़यामत की डेली रूटीन में आप ऐसे यस। हम सुनते हैं। उनकी क्या रीज़न्स हैं? मुआशरा किससे बना है? हुँ। आपसे और मेरे से बना है। और माशरती बुराइयाँ कैसे हैं? आपसे और मेरे से हैं। जब हम अपना रोल ही सही प्ले नहीं करेंगे, हम सो कॉल्ड एक अपनी जो हमारी एक जनरेशन टू जनरेशन एक हमारे रॉन्ग बिलीफ्स हैं, हम उन्हीं को फॉलो करते रहेंगे, हम मिथ्स को फॉलो करेंगे, और हम इल फाउंडेड बिलीफ्स हैं उनके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट उस पे रहेंगे, तो फिर बुराइयां तो खत्म नहीं होंगी ना। बुराइयां तो तब खत्म होंगी जब लिव एंड लेट लिव। आप खुद भी खुशी खुशी जिए, अगले को भी जीने दें, सांस तो लेने दें सोसाइटी के अंदर। उस बंदे को जीने का हक है, उस इंसान को जो अपनी मर्जी से इस दुनिया में नहीं आया, वो लड़का है या लड़की। हाँ, अलबत्ता मैं ये भी जरूर कहूंगी कि लड़के लड़कियों को भी अब इतना सेंसिबल हो जाना चाहिए कि दे शुड, इफ दे आर गोइंग टू चूज समवन, तो देयर शुड बी अ प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ पर्सन। फिर ऐसी ना सिलेक्शन हो कि जिसके ऊपर घर वालों को भी एतराज हो। आई एम ऑल्सो मदर ऑफ अ डॉटर। 13 साल की बेटी है मेरी। मैं भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैयर करती हूँ, और सोसाइटी में हमें कुछ चीजें हैं जिनको वाकई ही बीइंग हमें एक उस पे रहते हुए एक माशरे के, हमें वो चीजें मैयरमेंट करने की जरूरत होती है। तो वो चीजें अब मैं अगर सिंगल एक साइडेड भी अब मतलब उसको मैयर करती रहूं, और मैं ये चीज़ जो है वो खुद से ये चीज़ अपनी बेटी की तरफ से एक्सपेक्ट करूँ कि वो ये नहीं करेगी, तो दैट्स नॉट पॉसिबल जब तक मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो ये चीज़ जो है कि अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें वाक़ई अनरीज़नेबल हैं और वो नहीं होनी चाहिए, आपके घर में नहीं है, तो फिर आप उसको पहले से डिफ़ाइन करें। अपने रूल्स डिफ़ाइन करें, अपनी मेजरमेंट डिफ़ाइन कर दें, अपनी एक्सपेक्टेशंस बताएँ बच्चों को, और फिर उनको अ, अच्छा एक पॉजिटिव बच्चा होने का तरीका भी बताएं। उनकी हॉलोनेस को ख़त्म करें, उनकी जो इमोशनल अनस्टेबिलिटी है उसके ऊपर भी काम करें, उनको रिलैक्स भी करें, उनकी खुशियाँ भी शेयर करें, उनके दुख भी शेयर करें। फिर वो दुखों के लिए कोई और कंधा ना ढूंढें, रोने के लिए कोई और कंधा हो, और हंसने के लिए वो खुशियाँ आपकी अगर देखेंगे, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी सा एक स्टेटमेंट होनी है, और एक स्टेट ऑफ माइंड होता है जो फिर ज़्यादा चलता नहीं है। तो मैम इसमें बच्चों को भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करने की ज़रूरत है कि उनको अगर आइडिया है कि हमारी घर में नहीं चलती या हमारी नहीं सुनी जाएगी या ये हमारी जो सिलेक्शन है हमारे पेरेंट्स को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स के लिए वो रीज़नेबल नहीं है, तो उनको चाहिए कि अगले बंदे से कमिट करने से पहले वो अपने आप को के अंदर झांक के देख लें कि मैं इस जोगा हूँ कि घर में तो दही लाने के लिए आपको रखा गया होता है, कुछ और नहीं तो आपकी चलती नहीं है घर में। बाहर आप बड़े वादे-मुआदे कर रहे होते हो बिना ये जाने कि आपकी घर में औकात क्या है। तो अपने अंदर थोड़ा झाँकना चाहिए, स्ट्रेट अवे नहीं कमिटमेंट दे दो कि शादी करूँगा तो तुमसे ही करूँगा। अगला बंदा आस लगा के बैठ अच्छा, हमने जाए। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको करेक्ट करूँ ना, देखो अब ये हमने अ, उसका रोल डिफाइन किया है ना कि घर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, जबकि हर इंसान के अपने अंदर एक वैल्यू होती है। बच्चे ठीक को कमतरी एहसास कमतरी का शिकार कर हाँ, देते हैं हम। डेफ़िनिटली। और वो बल्कि जो ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनका घर में, जैसे मैं स्टार्ट के आपसे कह रही हूँ कि घर में कोई रोल नहीं होता, वो बाहर अपने रोल को आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं और ढूँढ रहे होते हैं। और अगर उनमें से आप में कोई, हम में से कोई कहेगा ना कि यार यू आर सच अ वंडरफुल पर्सन, तो दुनिया में उससे अच्छा तो बंदा ही उसके नज़दीक कोई नहीं है। उसको माँ-बाप कहाँ अच्छे लगेंगे, जिन्होंने उसको हमेशा दही और धनिया लाने पे रखा हुआ है। उसे वो बंदी अच्छी लगेगी जो उसको कहेगी कि आई एम वेटिंग फॉर यू, वेयर वर यू? तुम तुमने खाना ठीक हो? खाया? मेरे बाबू ने खाना खाया, तो ये वाली सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर उसको यही तो बात है कि हमें इम्पोर्टेंस भी बच्चों को शो करानी है। आपने हमेशा इसी तरह ही नहीं बच्चे को लेके चलना। ऐज के साथ-साथ उनकी रिक्वायरमेंट भी चेंज होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। फैमिली का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फैमिली में बच्चे का क्या रोल है, आप कैसे उसे इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने फैमिली के अंदर। अगर बड़ा है तो छोटे कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, छोटे हैं तो बड़े कितना ओन करते हैं, ये सारी चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। मैम हमारा जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, अब होता ये है कि
बच्चे का एक एक बॉन्डिंग है अपने पेरेंट्स के साथ, वो उम्मीद लगा के बैठा है मेरे पेरेंट्स मेरी मानेंगे, मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन होता है क्या कि हमारे घरों में इंटरफेरेंस चल रही होती है कुछ रिश्तेदारों की। क्या ये हुँ। सही है कि आप अपने बच्चों की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिसीजन है लाइफ का, वो आप मामे चाचे फूफी ताई के हाथ में दे दो, ठीक है? क्या ये चीज़ सही है? ये चीज़ एक माँ बाप और बच्चे के दरमियान रहनी चाहिए, उनका आपस में एक म्यूचुअल डिसीजन होना चाहिए, ये भी नहीं कि दोनों एक्सट्रीम पे चले जाएं या एक ही चले। तो ये मामलात कैसे हल होने चाहिए? दैट्स क्वाइट रॉन्ग। बहुत ही गलत तरीका ये है कि जब आप माँ-बाप होते हुए भी आप अपना एज़ पेरेंट रोल ना अदा कर रहे हों और आपके घर के अंदर कोई तीसरा बंदा आके एल्डरली प्ले कर रहा हो, व्हिच इज़ मतलब मैं इस चीज़ के बड़े सख्त खिलाफ हूँ। आपका औलाद आपकी ज़िम्मेदारी है और कोई फूफो आके ये कहे कि नहीं ये तो मेरी ज़िम्मेदारी है बच्ची एनो मैं पढ़ावां लिखावांगी और शादी करूँगी, तो इसका मतलब आप यू आर फेल। आप फिर तब जो है वो फ्लॉप हो गए आप उस चीज़ के अंदर। और फिर ऐसे डिसीजंस हमेशा से गलत होते हैं, ऐसे बच्चे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो मैंने हमेशा से डिप्रेशन और ग्रीफ में देखे हैं क्योंकि उनको इस तरह लगता है कि हमारे तो माँ-बाप जो हैं बेसिकली क्योंकि सोसाइटी में जब वो मूव करते हैं तो वो दूसरे बच्चों के पेरेंट्स का डिफरेंट रोल देखते हैं और कंपैरिजंस करते हैं तो उनको दे फील सो बैड। तो आपके बच्चे जो हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपके जो बच्चे हैं यू हैव टू टेक their responsibility, you have to take them as your pride। अच्छे बुरे के आप जिम्मेदार होने चाहिए और किसी भी मैं हमेशा ये कहती हूँ हर फोरम के ऊपर कि वो नाना है नानी दादा है दादी जो भी हैं इससे खूबसूरत रिश्ते नहीं हैं लेकिन माँ बाप इस माँ बाप और आप कभी भी किसी भी रिलेशनशिप को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। आप मतलब दादी जो है वो माँ की कमी पूरी नहीं कर सकती है माँ से ज़्यादा मोहब्बत दे देगी कम दे देगी माँ नहीं बनेगी वो। इस तरह आप कैसे कह सकते हैं कि कोई चाची उठ के या फूफो उठ के या खाला उठ के वो आपकी बेटी की जिम्मेदारी ले ले और वो ये कहे कि तुम बैठो हम करते हैं, दैट्स क्वाइट रॉन्ग। आपकी पेरेंटिंग फ्लॉप है। फिर आपको खुद रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है और खुद से बच्चों को ओन करना चाहिए उनको आपको प्राउड फील कराना चाहिए आपको एज प्राउड पेरेंट सोसाइटी में मूव करना चाहिए। और मैम बच्चों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि वो स्ट्रॉन्ग नर्व्स रखें, इस चीज़ को सेंसिबली देखें, इमोशंस में बह के कोई डिसीजन नहीं लें? बच्चों को मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ हर चीज़ टाइम के साथ अच्छी लगती है। लिटरली मतलब हम भी को एजुकेशन में पढ़े हैं, हॉस्टल में रही हूँ मैं भी। अरेंज मैरिज हुई है टोटली मेरी और मेरे वालिद ने मुझे बहुत पहले से ये चीज़ कह दी थी कि मैं अपने कुछ जो चीज़ें हैं उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, जो कि मेरे ज़हन में था। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में लोग नहीं आए, बहुत लोग आए। बहुत लोगों ने मुझे भी अच्छे लगे, उनको मैं भी अच्छी लगी होंगी, लेकिन कभी भी कोई मैंने वायलेशन नहीं की है। और मैं हमेशा लड़के पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने का पर्पस भी ये होता है कि इफ़ देयर आर समथिंग डिफाइंड तो फिर आपको उस चीज़ को ओबलाइज करना चाहिए और पेरेंट्स को भी ओबलाइज करना चाहिए। जो आप कुछ अपनी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करके अगर आपको एक्सपोज़र दे रहे हैं, तो इससे बढ़ के नहीं है। ज़िंदगी में एक ठीक है, पसंद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन सिर्फ़ एक एस्पेक्ट है। अगर आप उसको लर्न कर लें कि हाउ टू लिव लाइफ़ तो आपको ज़िंदगी बड़ी अच्छी और खूबसूरत नज़र आना शुरू हो जाती है। इन केस अगर फिर भी आप हैं, आपकी पसंद है कहीं पे, तो आप उसको टेबल टॉक के ज़रिए सॉल्व करें इश्यू को। दूसरी बात इम्पोर्टेंट मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रायोरिटी चेक करें। इफ़ यू आर स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटी और कॉलेज तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? आप बताएँ। यस, करियर। करियर एंड एजुकेशन। लेकिन अगर आप करियर एजुकेशन को कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं और उसको पीछे छोड़ के आप किसी एक ऐसी एक्टिविटी के अंदर हैं व्हिच इज़ टू अर्ली, व्हिच इज़ टू क्रूशियल एंड अपसेटिंग फॉर यू तो फिर यू आर रॉन्ग। मैं कभी भी ऐसी फिर जो एक्टिविटी है या इस तरह की कोई भी डिसीजंस हैं या उस चीज़ को मैं फिर सपोर्ट नहीं करूँगी या फ़ेवर नहीं दूँगी। एक हो जाना एक अलग चीज़ है, उसके बाद बहुत सारे हमारे पास इश्यूज़ और केसेज़ आते हैं। लेकिन आपको स्टार्ट ही जर्नी का वो करना चाहिए जो एंड पे आपके लिए बेनिफिशियल हो। दैट्स इम्पोर्टेंट। सो ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। डेफिनिटली। थैंक यू वेरी वेरी मच मैम, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, स्पेशली इस इंटरव्यू में भी आपके ख़यालात का अंदाज़ा हुआ कि कितने सही हैं और आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो काफ़ी न्यूट्रल था। तो उम्मीद है ये किसी न किसी की ज़िंदगी बदल देगा ये डेफिनिटली। इंटरव्यू, इंशाल्लाह हम दुआएं कर सकते हैं ताकि लोग सफ़र नहीं करें, लोग पेन से डेफिनिटली। बचें।
तो अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा आप भी। थैंक यू वंस सो अगेन वेरी थैंक यू मच। वेरी मच। बेस्ट ऑफ अल्लाह लक। हाफ़िज़, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। थैंक यू।